नमस्कार साथियों, आज अपन देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो भी आपने जितना भी नर्सिंग में आज तक पढ़ा है, उसका जो भी आप पढ़ रहे हैं, हर चीज में जहां पे आप काम करने जा रहे हैं एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम पे आप किसी भी प्रकार की एग्जाम देख लीजिए, चाहे सीएचओ से रिलेटेड हो, चाहे आप नोरसेट से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, किसी भी एग्जाम में वाइटल साइन, और वाइटल साइन एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक बेसिक टॉपिक है, जहां से आपका एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन 101% मिलते ही मिलते हैं। देखो इसमें अपन क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या अपन पढ़ेंगे, यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे वाइटल साइन होता क्या है, वाइटल साइन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद में अपन देखेंगे इसको वाइटल साइन को रेगुलेट कौन करता है, कौन से ऑर्गन्स रेगुलेट करते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे जो ये ऑर्गन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं, उनके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वाइटल साइन का कंपोनेंट क्या है। उन कंपोनेंट्स में आप देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है, पल्स क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, बीपी क्या होता है। उसके बाद में जो फिफ्थ आता है, फिफ्थ पे थोड़ा सा पेन, जनरली अपन पेन मानते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में अपन प्यूपिलरी रेस्पॉन्स भी मानते हैं। और सिक्स्थ अपन बोलते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो इस सिक्स्थ कंपोनेंट्स को लेकर अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो पहला कंपोनेंट अपन डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में अपन देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता है, उसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है। रेगुलेशन में भी अपन उसके बाद में रेगुलेशन में हीट लॉस, हीट जनरेशन कैसे होता है, बॉडी में कौन कौन से वे हैं जिनके द्वारा होता है। उसके बाद में अपन असेसमेंट करेंगे कि टेम्परेचर का असेसमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो टेम्परेचर का असेसमेंट थर्मामीटर्स, तो वेरियस टाइप के थर्मामीटर्स अपन देखेंगे। उसके बाद में कौन कौन सी कॉमन साइट्स होती हैं टेम्परेचर असेसमेंट की, उनके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन चलेंगे टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, वैल्यूज के ऊपर अपन देखेंगे। उसके बाद में लो वैल्यूज क्या कहलाएंगी, हाई वैल्यूज क्या कहलाएंगी। हाई वैल्यूज पे आप चलोगे तो फीवर जैसी कंडीशन आप देख पाओगे। फीवर्स के अपन कुछ फेज होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो अपन फीवर का अपन बॉडी के वेरियस सिस्टम्स के क्या इफेक्ट आता है उनके बारे में देखेंगे। तो ये अपन टेम्परेचर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइटल साइन क्या होता है, देखिए यहाँ पे वाइटल साइंस, इसका मतलब क्या होता है, क्या है इसका। सबसे पहले तो ये देखते हैं वाइटल का मतलब क्या होता है, पहला यहां से समझेंगे। वाइटल का मतलब होता है एब्सोल्यूट नेसेसरी। क्या होता है, एब्सोल्यूट नेसेसरी। और साइन का मतलब आपको पता ही है कि ऐसे कंपोनेंट या ऐसे फैक्टर्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, ऐसे फैक्टर्स जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, ऐसे फैक्टर्स क्या मेजरेबल जो फैक्टर्स होते हैं वो साइन कहलाते हैं। किसी भी डिजीज के देख लीजिए, जो भी मेजरेबल फैक्टर्स हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। इसका मतलब है वाइटल साइन में जो भी फैक्टर्स, जो भी कंपोनेंट अपन पढ़ेंगे, उन सारे कंपोनेंट्स को अपन मेजर किया जा सकता है, उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है किसी ना किसी टेक्निक के द्वारा। तो ये अपन अब यहां वाइटल साइन, और वाइटल साइन जो होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, वाइटल साइन है वो वाइटल ऑर्गन के द्वारा रेगुलेट होते हैं, वाइटल ऑर्गन। और वाइटल ऑर्गन के अंदर फंक्शन में अगर कोई भी वेरिएशन आता है तो वो अपन वाइटल कंपोनेंट के रूप में असेस करते हैं। और वाइटल कंपोनेंट कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताया वाइटल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके डेफिनेशन पे जाता हूं। वाइटल साइन क्या होते हैं, ये एक बेसिक कंपोनेंट है। ये जनरली क्या होता है, जो क्लाइंट होता है उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेटस को बताता है। अब आप फिजियोलॉजिकल कैसे बोलेंगे, साइकोलॉजिकल कैसे बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने कहीं एक्सरसाइज करके आते हैं, या आप सीढ़ियां चढ़ के आते हैं, या आप बाहर से थोड़ा तेज चल के आते हैं, या फिर
ऐसी कंडीशन में आप देखे होंगे कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो बढ़ी हुई होती है, आपकी हार्ट रेट है वो बढ़ी हुई होती है, कुछ टाइम बाद में आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। ये सारा बॉडी का मैकेनिज्म है, कब हीट का प्रोडक्शन होता है, कब हीट का लॉस होता है, क्या है। तो ये जो चेंजेज आते हैं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज, ये भी अपन किसके द्वारा देख सकते हैं, वाइटल साइन के द्वारा असेस कर सकते हैं। आप जा रहे हैं, बीच में आपको कोई शेर मिल गया, कुछ मिल गया, इतने में आपको पसीना आ जाता है, ये होता है, ये भी साइकोलॉजिकल चेंजेज। यहाँ पे भी अपन देखते हैं कि क्या चीजें देखने को मिलते हैं, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। तो ये सारी चीजें अपन किससे असेस कर सकते हैं, वाइटल साइन के द्वारा। एक और बात बोलते हैं, वाइटल साइन है वो आपकी बॉडी के अंदर जो इसेंशियल फंक्शंस हैं उनको भी इंडिकेट करते हैं। इसेंशियल फंक्शंस को इंडिकेट करने से मतलब है, आप सो रहे हैं, आप जग रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आप नॉर्मल हैं कि नहीं है, ये सारी जो डाटाएं हैं अपन किससे किससे ले सकते हैं, वाइटल साइन के द्वारा देख सकते हैं। तो अब मैं वाइटल साइन के डेफिनेशन पे चलता हूं। देखिए वाइटल साइन क्या है, वाइटल साइंस आर vital signs are basic component, vital signs are basic component to assess of physiological and साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ क्लाइंट। तो आपने कहा, अभी अपन ने बोला वाइटल साइन आर ए बेसिक कंपोनेंट टू असेस द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ ए क्लाइंट। नॉर्मली आपका क्या क्या फिजियोलॉजिकल अपन चेंजेस आते हैं, क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, सोने पे है, टेम्परेचर बढ़ने पे है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने पे, एनवायरनमेंट टेम्परेचर घटने पे है, सर्दी है, गर्मी है, कहाँ जिन चीजों पे जो जो वेरिएशन नॉर्मली आते हैं बॉडी में, वो अपन वाइटल साइन के कंपोनेंट के रूप में देख सकते हैं, उनमें वेरिएशन को देखा जा सकता है। या मैं इसकी एक और डेफिनेशन अपन कह सकते हैं, इट इंडिकेट essential body functions, it indicate essential body functions, यानी ये इसेंशियल बॉडी फंक्शंस को भी इंडिकेट करता है। तो आपने कहा इट इंडिकेट द इसेंशियल बॉडी फंक्शंस, यानी वाइटल साइन के द्वारा अपन बॉडी के इसेंशियल फंक्शंस को भी असेस किया जा सकता है, उनका मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब आपने कहा ये जो वाइटल साइंस है ये किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स के द्वारा। तो अपन एक बात और बोल सकते हैं, दे regulate by vital organs and variations in vital organs function indicate problems। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये किसके द्वारा रेगुलेट, वाइटल साइन क्यों बोला है, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। वेरिएशन इन द वाइटल ऑर्गन्स फंक्शन, अगर वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन में कोई भी वेरिएशन आता है तो वो किसके रूप में इंडिकेट करता है, प्रॉब्लम के रूप में। और ये प्रॉब्लम जो है ये क्या है, अपन किस रूप में असेस करते हैं, वाइटल साइन के कंपोनेंट्स में चेंजेज आता है उनके रूप में अपन देखा जा सकता है। देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपने एक नाम लिया यहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स। मैं कह सकता हूं वाइटल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गन जिनके बिना आपकी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती, वो ऑर्गन क्या कहलाते हैं, वाइटल ऑर्गन कहलाते हैं।
तो आपने कहा वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, वाइटल ऑर्गन कौन से होते हैं। तो वाइटल ऑर्गन्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो आपने कहा ब्रेन। क्या ब्रेन के बिना आपकी बॉडी का सर्वाइवल संभव है? नहीं है। दूसरा आपने कहा लंग्स, लंग्स के बिना क्या बॉडी का सर्वाइवल संभव है? नहीं है। हार्ट, किडनी और फिफ्थ अपन बोलते हैं लीवर। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको अपन क्या मानते हैं, वाइटल ऑर्गन्स माना जाता है। और इन वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस में अगर कोई वेरिएशन आता है तो वो किस में, प्रॉब्लम्स को वाइटल कंपोनेंट के रूप में अपन असेस कर सकते हैं। तो वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। वाइटल ऑर्गन्स के बाद में नेक्स्ट आता है आपका वाइटल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ वाइटल साइन, वाइटल साइन का कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वाइटल साइन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखिए वाइटल साइन के कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट आपने देखा होगा, वाइटल साइन के 6 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा टेम्परेचर, दूसरा आपने देखा होगा पल्स, तीसरा आपने देखा होगा रेस्पिरेशन, फोर्थ आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर, फिफ्थ अपन देखे हैं पेन। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी में इसको क्या मिलता है, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स को क्या माना जाता है, फिफ्थ वाइटल कंपोनेंट माना जाता है किसमें, इमरजेंसी कंडीशन में। जबकि सिक्स्थ जो कंपोनेंट है O2 सेचुरेशन, सिक्स्थ जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है, O2 सेचुरेशन। क्लियर है। तो ये आपके 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ये 6 कंपोनेंट्स हैं जिसमें आपने कहा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, पेन, O2 सेचुरेशन। ये सारे के सारे 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। देखिए कई बार एक चीज और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहां पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मैं टेम्परेचर पे जाने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। वाइटल साइंस आर known as कार्डिनल साइन। वाइटल साइन का एक और दूसरा नाम होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, कार्डिनल साइन भी बोला जाता है। देखिए वैसे इस कार्डिनल का मतलब क्या होता है, जैसे एक बात समझना, बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, नॉर्मल फंक्शंस चल रहे हैं, और अगर बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस में कोई भी वेरिएशन आता है तो अपन किसके रूप में इंडिकेट करते हैं, वाइटल साइन के कंपोनेंट के रूप में इंडिकेट करते हैं। ऐसा ही देखिए, मान लीजिए कोई रूम है, इस रूम से बाहर जाना है या अंदर आना है, वो करता है डिपेंड किस पे, गेट पे। इस गेट के भी एक और चीज है, ये गेट ओपन और क्लोज होना किस पे डिपेंड करता है, इसके पीछे कुछ हिंज लगे हुए हैं, कुछ कब्जा संधि लगी हुई है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां इसके जो रूम के फंक्शंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उन कब्जा संधि पे डिपेंड करते हैं कि ये नॉर्मल रूप से ओपन होगा या नहीं है, कोई गड़बड़ है या नहीं है ओपनिंग में, या इससे बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये सारा का सारा गेट का ओपन होना क्लोज होना किस पे डिपेंड करता है, हिंज पे। ऐसे ही बॉडी के अंदर नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रही है या नहीं करी, या आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अगर वेरिएशन आता है नॉर्मल फंक्शंस में, तो अपन किसके रूप में देखते हैं, वाइटल साइन के रूप में देखते हैं। इसीलिए इसका एक और नाम क्या दे दिया, कार्डिनल साइन। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार छोटा मोटा, वाइटल साइंस आल्सो नोन एज कार्डिनल साइन, यानी वाइटल साइन का दूसरा नाम कार्डिनल साइन भी बोला जाता है। क्लियर है। अब मैं सबसे फर्स्ट कंपोनेंट पे आपका चलते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट, और वो क्या है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए टेम्परेचर क्या होता है, क्या है टेम्परेचर।
इसका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? क्या होता है टेम्परेचर? अपन क्या बोलते हैं? ये अपन ने कहा कि इट इज अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन का क्या है? बैलेंस है, विच मेंटेन बाय बॉडी, जिसको बॉडी मेंटेन करती है। या मैं कह दूं इट इज ए डिग्री ऑफ हीट। ये क्या है? एक प्रकार से डिग्री ऑफ हीट है जिसको बॉडी मेंटेन करती है। अब इस डिग्री ऑफ हीट, या आपने एक नाम और बोला, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। जो हीट प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? थर्मोजेनेसिस। हीट लॉस क्या बोलेंगे? थर्मोलाइसिस। ये थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? जैसा अपन समझते हैं किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो बॉडी में हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, बॉडी में हीट का लॉस कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए टेम्परेचर क्या है, तो मैं कहूंगा इट इज ए डिग्री ऑफ हीट। इसका अपन कह सकते हैं इट इज ए डिग्री ऑफ हीट which maintained by body। इट इज ए डिग्री ऑफ हीट। एक प्रकार से ये टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हीट होता है। उसको किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? बॉडी के द्वारा। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट इज ए बैलेंस बिटवीन heat produced and heat loss from the body। तो आपने कहा इसका एक और डेफिनेशन अपन देख सकते हैं। ये क्या है? हीट प्रोडक्शन का और हीट लॉस का जो बैलेंस होता है उसी बैलेंस को अपन क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ हीट। और उसी डिग्री ऑफ हीट को अपन ने क्या बोला? टेम्परेचर बोला। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है। तो आपने कहा ये डिग्री ऑफ हीट है जो कि बॉडी के द्वारा किस रूप में? हीट प्रोडक्शन से लेकर के हीट लॉस के रूप में इनका बैलेंस बनाया जाता है और उसको डिग्री ऑफ हीट के रूप में मेंटेन किया जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। अब टेम्परेचर को अलग अलग इसकी यूनिट्स होती हैं, इनको मेजरमेंट करने की एसआई यूनिट होती है, वो हमेशा केल्विन होती है। टेम्परेचर को असेस करने की जो यूनिट एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। जबकि जनरली अपन डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में अपन बॉडी टेम्परेचर को यूज किया जाता है। तो ये क्लियर समझ में आ गया। तो ये अपन कहेंगे टेम्परेचर एक डिग्री ऑफ हीट है। या मैंने कहा ये किसके बीच में बैलेंस है? हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच का बैलेंस है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपने कहा हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। तो इन चीजों को अपन थोड़ा सा आगे, इसको डेफिनेशन को आगे लेके चलते हैं। क्या हीट प्रोडक्शन होता है, क्या हीट लॉस होता है, क्या होता है इनके बारे में। तो इससे पहले मैं एक चीज देखना चाहूंगा यहाँ, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मैं अगर आपको एक बात बोलूं, ये जो आपने कहा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। अगर मैं बोलूं आपको कि टेम्परेचर का कोई सदाबहार क्वेश्चन है क्या? है। कौन सा? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए किसके द्वारा किया जाता है। आपने कहा किसके द्वारा करते हैं? हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अब हाइपोथैलेमस के भी आपको पता है दो लोब होते हैं हाइपोथैलेमस के। एक आपका होगा एंटीरियर लोब और एक होता है इसका पोस्टीरियर लोब। एक एंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है।
देखिए यहाँ पे जो एंटीरियर लोब है वो क्या काम करता है, हीट लॉस का काम करता है, जबकि जो पोस्टीरियर लोब है वो किसका काम करता है, हीट प्रोडक्शन का काम करता है। तो आपने कहा एंटीरियर लोब क्या काम करता है, वैसोडाइलेशन का काम करता है। अगर वैसोडाइलेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट लॉस होगा, और हीट लॉस होगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे, थर्मोलाइसिस। हीट लॉस की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। तो एंटीरियर लोब होता है हाइपोथैलेमस का, वो क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है, और उसके कारण हीट का जैसे ही टेम्परेचर हाई होता है वैसे ही बॉडी को मैसेज आता है हाइपोथैलेमस, वो तुरंत क्या करता है, वेसोडाइलेशन, हीट का क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है। अगर मैं पोस्टीरियर लोब की बात करता हूं तो अगर जैसे ही टेम्परेचर कम होता है बॉडी को तुरंत मैसेज मिलता है क्या, कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करिए, और जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, तो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, और हीट प्रोड्यूस्ड होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस। देखिए ये दो प्रोसेस हैं। तो आपने कहा बॉडी का जो टेम्परेचर है दो प्रोसेस के द्वारा मेंटेन होता है, एक थर्मोजेनेसिस होता है, एक थर्मोलाइसिस होता है। हीट लॉस को थर्मोलाइसिस बोलते हैं और हीट प्रोडक्शन को थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं कह रहा हूं हाइपोथैलेमस के द्वारा टेम्परेचर का रेगुलेशन किया जाता है। अब आपने जो देखा, जैसे आपने कहा थर्मोलाइसिस क्या होता है, थर्मोजेनेसिस क्या होता है, तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं कि थर्मोजेनेसिस क्या होता है बॉडी में, या थर्मोलाइसिस क्या होता है इनके द्वारा। तो देखिए थोड़ा सा अपन यहाँ सबसे फर्स्ट प्रोसेस पे अपन चलते, थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस, या मैं इसको एक बात और बोल सकता हूं, वे ऑफ हीट प्रोडक्शन, वे ऑफ हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी। बॉडी में हीट प्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वे से आपका हीट का प्रोडक्शन होता है, इनके बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने कहा वे ऑफ हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी, तो इसको बोलेंगे थर्मोजेनेसिस। अब देखिए थर्मोजेनेसिस की जो प्रोसेस है कौन कौन से होते हैं, सबसे वन बाय वन देखिए अपन कौन कौन से वे हैं जिनके द्वारा बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है, ऐसा होता है। तो सबसे पहले अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सबसे पहले अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन अपन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या है, उसमें कैसे हीट का प्रोडक्शन होता है, क्या है आपको पता है। जो भी अपन कंपोनेंट लेते हैं फूड के, वो कंपोनेंट में देखें जनरल कौन कौन से कंपोनेंट, जैसे आपने कहा कार्बोहाइड्रेट, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अगर अपन बात करें 1 ग्राम प्रोटीन की बात अगर अपन करते हैं, तो 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और अगर अपन 1 ग्राम फैट की बात करते हैं तो उसके द्वारा 9 किलो कैलोरी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार आया भी है। ये यूपीसीएचओ में पूछा भी गया था, रिसेंटली यूपीसीएचओ लगा था कुछ टाइम पहले, उसमें ये पूछा भी गया था कि 1 ग्राम फैट से कितना एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कितना होता है, 9 किलो कैलोरी। एक ही नहीं, कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से रिलेटेड जीएमसीएच में भी क्वेश्चन आया था। तो आपने कहा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट से कितना होगा, 9 किलो कैलोरी। तो ये सबसे पहले आपने कहा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फिर दूसरा यहाँ कंपोनेंट आता है एसडीए ऑफ फूड।
देखो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। उसका फर्स्ट वे थर्मोजेनेसिस कैसे होता है, उसका फर्स्ट वे आपने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपने कहा एसडीए ऑफ फूड। एसडीए क्या है? स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। एसडीए का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, उसको अपन क्या बोलते हैं? एसडीए बोलते हैं। अब एसडीए का मतलब क्या है? एसडीए का मतलब जनरली होता है कि बेसल मेटाबॉलिज्म पे कौन सा फूड है वो कितना प्रभाव डालता है, कितना इफेक्ट डालता है, वो कहलाता है एसडीए फूड। तो अब मैं कह सकता हूं ये एक प्रकार से एक स्टिमुलेशन इफेक्ट होता है किसी भी फूड का, जो उसके बेसल मेटाबॉलिज्म पे डाला जाता है, वो क्या कहलाएगा? एसडीए फूड कहला जाता है। तो मैं कह सकता हूं इट इज ए stimulation effect, it is a stimulation effect of food on basal metabolism। बेसल मेटाबॉलिज्म पे एक फूड का क्या स्टिमुलेशन इफेक्ट होता है, वो क्या कहलाता है? एसडीए फूड कहलाता है। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड कहलाता है। अब देखिए एसडीए, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम एसडीए कौन से फूड का होता है, या कई बार ऐसे पूछा जाता है प्रोटीन का एसडीए कितना होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम जो एसडीए यहाँ पे होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का। तो यहाँ कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो एसडीए होता है वो लगभग कितना होता है? 30%। तो मैक्सिमम एसडीए भी किसका होता है? मैक्सिमम एसडीए भी किसका होता है? प्रोटीन का होता है। उसके बाद में आपने दूसरा देखते हैं मिक्स डाइट। दूसरा अपन देखते हैं का मिक्स डाइट। मिक्स डाइट का कितना इफेक्ट आता है? तो लगभग 12% जो एसडीए होता है वो किसका होता है? मिक्स डाइट का होता है। उसके बाद में अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? तो 5 से लेकर के 6% जो होता है एसडीए कार्बोहाइड्रेट का होता है। और लास्ट में आपने कहा प्रोटीन, मिक्स डाइट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद में आपने कहा फैट, और फैट का लगभग कम होता है, लगभग 4% तक पाया जाता है। तो आपने कहा एसडीए फूड। एसडीए फूड क्या होता है? मैंने अभी भी आपको बताया कि बेसल मेटाबॉलिज्म पे किसी भी फूड का कितना स्टिमुलेशन इफेक्ट है, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, फूड का एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो आपने कहा स्टिमुलेशन इफेक्ट कौन से? तो प्रोटीन का सबसे ज्यादा कितना? 30%। मिक्स डाइट का लगभग कितना होता है? 12%। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है? 5 to 6। ये याद कर लेना, कई बार ये मैक्सिमम किसका होता है? प्रोटीन का। कई बार ये पूछ लिया जाता है मिक्स डाइट का कितना होता है, तो कितना होता है? 12%। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? तो ये अपन ने दूसरा देखा। तीसरा पॉइंट देखना है यहाँ पे, कई बार अपन ने कहा स्ट्रॉन्ग इमोशंस की कंडीशन में। थर्ड देखिए, या अपन पहले देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की कंडीशन में भी आपने कहा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। आपको मैंने अभी कहा था, थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि अपन अगर मान लीजिए तेज चल के आते हैं, दौड़ के आते हैं, ऐसा करके आते हैं, तो इसमें क्या होता है? ऐसे दौड़ते ही ऐसे आते हैं, मसल्स हैं उनकी एक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और मसल्स के अंदर जो एनर्जी होती है किस रूप में संचित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे ही मसल्स एक्टिवेट होती हैं वो ग्लाइकोजन किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में चेंज होता है। और जैसे जैसे ग्लूकोज में चेंज होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और किसका प्रोडक्शन होगा? एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो मैं कहता हूं
एक्सरसाइज की कंडीशन में भी हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन। उसके बाद आप कुछ देखते होंगे, पहले हीट का प्रोडक्शन होता है, अगर ज्यादा हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो तुरंत हाइपोथैलेमस के साथ क्या जाता है, मैसेज जाता है, और क्या होता है, स्वेटिंग होती है, यानी बॉडी टेम्परेचर वापस है, क्योंकि हीट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो देखिए वो आगे की बात है। तो आपने कहा एक्सरसाइज में आपने कहा कि जो इंक्रीज मसल एक्टिविटी, इंक्रीज मसल एक्टिविटी, अगर मसल एक्टिविटी बढ़ेंगी तो क्या होगा, मसल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस रूप में होती है, ग्लाइकोजन के रूप में। ये ग्लाइकोजन किसके रूप में चेंज होता है, किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में चेंज होगा, और ऐसा होगा तो हीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, यानी एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो आपने कहा एनर्जी प्रोडक्शन होती है, तो एक्सरसाइज की कंडीशन में भी क्या देखा जाता है, हीट का प्रोडक्शन देखा जाता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज के बाद में कई बार आपने स्ट्रॉन्ग, फोर्थ पॉइंट आता है आपका, फोर्थ, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस का मतलब है, इसमें होता क्या है, देखिए जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं तो एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट होगा, और एएनएस एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट एएनएस, और एएनएस एक्टिवेट तो क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो आपने कहा यहां पे कि एक्टिवेट क्या, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस में भी आपको ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद में अपन ने कहा कुछ आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, जैसे ग्लैंड्स की बात की। अब ग्लैंड्स में आपने कहा जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अलावा अपनी एड्रिनल ग्लैंड है, अगर इनकी एक्टिविटी बढ़ती है तो ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा इसका मतलब एटीपी का प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ थायराइड, increase activity of thyroid and adrenal gland, increase activity of thyroid and adrenal gland, यानी एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ेगी। अब आपको पता है बेसल मेटाबॉलिज्म पे सबसे ज्यादा अगर कोई ग्लैंड प्रभाव डालती है वो कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड। अगर ये एक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। और इसके अलावा डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। देखिए थोड़ा सा यहां आपने कहा हीट का प्रोडक्शन होना या लॉस होना, दोनों ही चीजें एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा एनवायरमेंट में अगर बॉडी टेम्परेचर कम है, एनवायरमेंट में बॉडी टेम्परेचर या एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो आपको पता है जैसे ही एनवायरमेंट टेम्परेचर बॉडी के संपर्क में आएगा तो बॉडी से भी हीट का क्या करेगा, लॉस करेगा, और ऐसी कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा। लेकिन बॉडी जैसे ही मैसेज आएगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, कपकपी सी आपको आती है, और ऐसे ही आती है तो इसके बाद में हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और बॉडी और हीट जनरेट करती है। और ऐसी कंडीशन में आपको पता है जैसे अपन बोलते हैं विंटर एंड समर। विंटर में आप, बेसिक बात बोलता हूं मैं, विंटर में आप ज्यादा खा सकते हैं, जितना भी खाते हैं पूरा डाइजेस्ट होता जाता है, जबकि विंटर में अगर आप ज्यादा खा लेते हैं पूरा का पूरा आपका बाहर आ जाता है। लेकिन ये किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विंटर के अंदर बॉडी को अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, जबकि
समर के अंदर उसको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। इसीलिए आप जो सर्दियों में जितना खा सकते हैं, जितना खाते हैं उतना ही डाइजेस्ट होने चला जाता है, क्योंकि बॉडी को उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? अब थोड़ा सा और, तो ये तो आपने सबसे पहले देखा कि बॉडी में हीट जनरेट कैसे होती है, हीट का जनरेशन कैसे होता है, क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, थर्मोलाइसिस क्या होता है। देखिए, दूसरा आपने कहा थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस या मैं कह सकता हूं वे ऑफ हीट लॉस, वे ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के थ्रू हीट का लॉस कैसे कैसे हो सकता है, वे ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के द्वारा हीट का लॉस कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन से वे हैं जिनके थ्रू हीट लॉस होता है बॉडी के द्वारा। देखिए, बहुत से वे हैं जिनके द्वारा हीट लॉस किया जाता है। सबसे मेन जो फैक्टर्स है हीट लॉस में, क्योंकि आपको पता है अगर केवल हीट का प्रोडक्शन होता रहा और हीट का लॉस नहीं हुआ तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एबनॉर्मल कंडीशन होगी। तो जितना आपका बढ़ता है उतना ही उसके बाद में क्या होता है, हीट का लॉस भी होता है। दोनों बैलेंस रहते हैं और दोनों बैलेंस रह के बॉडी के टेम्परेचर जो होता है डिग्री ऑफ हीट उसको मेंटेन रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में मेंटेन करते हैं। वही चीज आप यहाँ देख रहे हैं। तो पहले आपने हीट का क्या देखा, जनरेशन, थर्मोजेनेसिस देखा। अब अपन थर्मोलाइसिस देखते हैं। थर्मोलाइसिस कैसे होगा, क्या है, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कॉमन जो आप देखते हैं यहाँ वो क्या है, थ्रू स्किन। सबसे पहले आप किसके थ्रू देखेंगे, स्किन के थ्रू। तो आपने कहा स्किन के थ्रू अपन, स्किन के थ्रू सबसे किस किस रूप में होता है हीट का लॉस, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको पता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तुरंत स्किन के पास क्या होता है, मैसेज आता है। और कैसे कैसे आता है, कौन कौन से मेथड्स के द्वारा इसमें होता है, आपने सुना होगा। देखिए, कौन कौन से वे हैं जिनके द्वारा स्किन से लॉस होता है। जैसे आपने कहा रेडिएशन है, जैसे आपने कहा इवेपोराइजेशन है, इवेपोराइजेशन है, जैसे आपने कहा कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन है, और फोर्थ आपने कहा क्या होगा, कंडक्शन। तो आपने कहा 4 टाइप्स होते हैं थ्रो स्किन के द्वारा। क्या क्या होगा, रेडिएशन होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा या इवेपोराइजेशन होगा, और एक का आपने कहा कन्वेक्शन होगा, और एक क्या होगा, कंडक्शन। तो 4 मेथड्स होते हैं स्किन में। थ्रो स्किन के अंदर भी 4 मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हीट का लॉस होता है। कौन कौन सा, रेडिएशन है, इवेपोराइजेशन है या इवेपोरेशन है, और अपने इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। ये तो किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। तो फर्स्ट आपने किसके, और स्किन के द्वारा कितना लॉस होता है आपको पता है, तो लगभग 600 से लेकर के 800 ml जो आपको लॉस होता है वाटर का, वो किसके द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है। और स्किन के द्वारा किन किन रूपों में होता है, किन किन फैक्टर्स के रूप में होता है, तो आपने कहा रेडिएशन के रूप में रहता है, आपने कहा इवेपोरेशन के रूप में होता है, आपने कहा कन्वेक्शन के रूप में होता है, कंडक्शन के रूप में होता है। अब वन बाय वन अपन देखेंगे, क्या रेडिएशन होता है, क्या कन्वेक्शन होता है, क्या कंडक्शन होता है, इन इवेपोरेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। तो एक तो आपने बताया थ्रो स्किन। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे देखिए थ्रो लंग्स। लंग्स के द्वारा भी, थ्रू लंग्स के द्वारा भी आपका लगभग 300 ml ईच लंग से लगभग क्या होता है, लॉस होता रहता है। अब वो अपने जो रेस्पिरेशन है आपका, रेस्पिरेशन से आपको पता नहीं चलता,
इंसेंसिबली आप फील नहीं कर सकते, लेकिन हीट का या H2O का क्या होता है, लॉस होता रहता है। तो आपने कहा थ्रो लंग्स। फिर आपने कहा यूरिन के द्वारा, यूरिन आउटपुट के रूप में भी आपने देखा होगा, और आप नॉर्मली अपन बोलते हैं 800 से लेकर के 1500 ml तक नॉर्मली क्या होता है, यूरिन का लॉस होता है, यूरिन आउटपुट के रूप में होता है। फिर आपने कहा, देखो कई बार अपन ने कहा इंटेस्टाइन के रूप में है या ऐसा है, इनके रूप में भी कई बार होता है, किस लॉस होता है। तो अगर मैं बोलूं इंटेस्टाइन के रूप में भी लगभग 150 ml, या रेक्टम के थ्रू भी लगभग 150 ml लॉस होता है। तो आपने कहा कैसे कैसे हीट का लॉस होता है बॉडी में, तो आपने सबसे पहले कहा स्किन के द्वारा होता है, फिर आपने कहा लंग्स के द्वारा होता है, फिर आपने कहा किडनी यानी यूरिन आउटपुट के रूप में होता है, फिर आपने कहा इंटेस्टाइन और उसमें लगभग 150 ml यानी रेक्टम के थ्रू भी होता है जैसे तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब अपन वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या होता है। जो आपने सबसे फर्स्ट देखा था क्या, स्किन। अब स्किन में भी कौन कौन से मेथड्स आपने देखे उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपने देखा वो था रेडिएशन। देखो रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से अगर हीट लॉस होता है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के बिना ही उसे अगर सरफेस से केवल हीट का लॉस होता रहे, वो क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। आपको पता है रेडिएशन स्किन में भी सबसे ज्यादा जो लॉस होता है 60% वो किसके रूप में होता है, रेडिएशन के रूप में होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्किन के थ्रू जब भी स्किन लॉस है किस मेथड से मैक्सिमम हीट का लॉस होता है, किस मेथड से होता है, रेडिएशन के द्वारा होता है। और रेडिएशन का मतलब अपन ने कहा कि किसी भी स्किन सरफेस से, या मैं कहूं स्किन सरफेस से अगर हीट का लॉस होता है बिना किसी, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, किसी एनी ऑब्जेक्ट टू, किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना कॉन्टैक्ट के। एक और बात, रेडिएशन के लिए कभी भी किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो रेडिएशन में कोई मीडियम की आवश्यकता, नो मीडियम नेसेसरी, अपने आप ही हीट का लॉस होता रहता है। तो आपने कहा हीट लॉस from the skin surface, heat loss from the skin surface without any contact to ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बिना किसी कांटेक्ट के अगर स्किन सरफेस से अगर लॉस होता है तो वो क्या कहलाएगा, रेडिएशन। यानी रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, स्किन सरफेस से क्या होता है, हीट का लॉस होता है, और ना ही किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे की जरूरत है कि उसके कांटेक्ट के कारण हीट का लॉस होता हो। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, रेडिएशन कहलाती है। तो आपने कहा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है, आपने कहा नो मीडियम नेसेसरी, नो मीडियम नेसेसरी, यानी किसी भी सरफेस से बिना किसी मीडियम के या बिना किसी कांटेक्ट के अगर हीट का लॉस होता है तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, रेडिएशन कहलाएगा। क्लियर है। और रेडिएशन के द्वारा लगभग कितना, 60%, कितना 60% हीट का लॉस होता है। अब सेकंड अपन देखते हैं। सेकंड आपने कहा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के द्वारा लगभग 22%, लगभग कितना, 22% हीट का लॉस होता है। इवेपोरेशन होता क्या है, देखिए इवेपोरेशन में जनरली जो लिक्विड होता है, लिक्विड उसका क्या बनता है, वेपर बनता है। लिक्विड के द्वारा क्या बनता है, और ये इसका कॉमन एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं, यानी कि जो भी आपका लिक्विड है वो भाप बन के उड़ जाए, इवेपोरेशन का मतलब है भाप बन के उड़ जाए। जैसे आप रेस्पिरेशन करते हैं,
रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी आप एक्सपिरेशन करते हैं, जो भी CO2 बाहर निकलती है, इसके साथ H2O के मॉलिक्यूल भी बाहर निकलते हैं। तो आपने कहा जैसे ही वो आउट होते हैं वो किसमें, भाप के रूप में उड़ जाते हैं, तो लिक्विड वेपर में चेंज होता है। और इसका कॉमन एग्जाम्पल होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन तो इवेपोरेशन के द्वारा कितना, 22%। ये परसेंट भी याद रखना, कई बार यहां से छोटा मोटा क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो थोड़ा सा परसेंट याद रखना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए ये इवेपोरेशन था। थर्ड आपका होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, और ये लगभग 12 से लेकर के 15% जो हीट का लॉस होता है वो किसके द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा होता है। देखिए कन्वेक्शन में होता क्या है, इसमें मीडियम जरूरी है। कन्वेक्शन में हमेशा मीडियम के साथ ही हीट का लॉस होता है। एक और बात, जैसे अपन कन्वेक्शन का मतलब है अगर किसी सर्कुलेटिंग एयर के द्वारा, किसके द्वारा, सर्कुलेटिंग एयर के द्वारा अगर हीट का लॉस होता है तो वो क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल अपन दें, आपको गर्मियों में स्वेटिंग होती है, ऐसा होता है, तो अपन क्या पंखा चलाते हैं, और वो फैन से क्या होता है, आपकी हीट का क्या रहता है, लॉस होता रहता है सर्कुलेटिंग एयर। तो वो यहाँ पर मीडियम है, तो मीडियम तो अपन कह सकते हैं हीट लॉस बाई सर्कुलेटिंग एयर। हीट लॉस बाई सर्कुलेटिंग एयर, यानी अब सर्कुलेटिंग एयर अगर अपन बात करें, सर्कुलेटिंग एयर के द्वारा अगर हीट लॉस होगा, इसका मतलब है इसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो इसमें अपन कह सकते हैं मीडियम इज नेसेसरी। मीडियम इज नेसेसरी, इसमें मीडियम आवश्यक होता है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इससे रिलेटेड लेके। दो चीजें हैं, अगर आप रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन में स्किन सरफेस से हो रहा था, उसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कन्वेक्शन की, कन्वेक्शन में अपन ने कहा किसी भी मीडियम, जैसे आपने कहा सर्कुलेटिंग एयर के द्वारा अगर हीट का लॉस होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका कन्वेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल अगर मैं इसमें दूंगा तो अपन बात करेंगे किसकी, फैन। एग्जाम्पल अगर इसमें बात करते हैं किसकी, फैन की बात करेंगे। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा चलता हूं। देखिए इस पे एक क्वेश्चन बनता है, उसको मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूं। पहले एक और चीज अपन देखते हैं, यहाँ पे इसका फोर्थ जो आप है इसके द्वारा, वो कौन सा होता है, कंडक्शन। फोर्थ जो होता है वो कौन सा होता है, कंडक्शन। और कंडक्शन के द्वारा लगभग 3 to 5% हीट का लॉस होता है। कंडक्शन का मतलब देखिए क्या होता है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उसके कारण उनका हीट का लॉस होता है। और हीट का लॉस कैसे होगा, दो अलग अलग टेम्परेचर के और ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो जिसमें हाई टेम्परेचर है उससे कहां आएगा, वो कम टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होता है। जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है तब तक हीट का लॉस होता रहेगा। इसका एक कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। आपने देखा होगा जब भी किसी क्लाइंट को फीवर हो जाता है, पायरेक्सिया हो जाता है, ऐसी कंडीशन में अपन उसको क्या देते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग देते हैं। उस कोल्ड स्पॉन्जिंग में आपने क्या किया, अपन ने जो बॉडी से टेम्परेचर से कम टेम्परेचर का वाटर लिया और आपने कोई भी टॉवेल उसको लेके और आपने अप्लाई किया। जैसे आप बॉडी पे अप्लाई करते हो, वहां पर जो आपने टॉवेल या पानी लिया उसका टेम्परेचर कम है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। धीरे धीरे बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी की जो एनर्जी है, वो किस में ट्रांसफर होती रहती है, जो आपने टॉवेल या वेट टॉवेल है या वाटर है उसमें लिया है। और धीरे धीरे आप देखते होंगे कुछ टाइम बाद में वो टॉवेल सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी आपने उसको स्किन के कांटेक्ट में लाए, स्किन का जो टेम्परेचर था वो हाई था, और इसके कारण जो स्किन का जो एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफर हो गई, टॉवेल में ट्रांसफर हो गई। वो किसका बेस्ट एग्जांपल है, कंडक्शन का। एक और इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे एक और सबसे कॉमन प्रोसेस आपके पास होता है हैंड वॉशिंग।
हैंड वॉशिंग आप देखते हैं, जैसे ही अपन क्या करते हैं हैंड वॉशिंग करते हैं, हैंड वॉश में कुछ टाइम बाद आप देखते हो आपके हैंड्स ना थोड़े से कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, जबकि पानी जो नॉर्मली होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, जैसे ही वो संपर्क में आता है धीरे धीरे वहां से हीट का लॉस होता है, तो कुछ टाइम के लिए आपके हैंड्स क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। तो ये इसके बेस्ट एग्जांपल है। तो कंडक्शन का मतलब है हीट लॉस विद कॉन्टेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो आपने कहा हीट लॉस बाय कॉन्टेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट के कारण अगर हीट का लॉस होता है तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। इसका कॉमन एग्जाम्पल है कोल्ड स्पॉन्जिंग। ये क्वेश्चन यूपीसीएचओ में पूछा गया था, ये क्वेश्चन यूपीसीएचओ में पूछा गया था, कोल्ड स्पॉन्जिंग। और इसका सेकंड है हैंड वॉशिंग, इसका सेकंड एग्जाम्पल है हैंड वॉशिंग। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, ये एग्जाम्पल से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अभी यूपीसीएचओ में पूछा गया था, तो आपने कहा कंडक्शन। तो स्किन के थ्रू जो लॉस होता है उसमें आपने 4 प्रकार से बताया। कौन कौन सा? आपने सबसे पहले बोला रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा मैक्सिमम लगभग कितना, 60%। उसके बाद में दूसरा आपने बताया इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के द्वारा लगभग आपने कहा 22%। तीसरा आपने बोला कन्वेक्शन, यानी सर्कुलेटिंग एयर यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। और फोर्थ आपने बोला कंडक्शन, यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनके कारण हीट का लॉस होता है। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता था आपको। एक क्वेश्चन है यहां पे, विच ऑफ द प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट एक्सचेंज in an infant incubator। देखिए आपने कहा इन्फेंट इंक्यूबेटर के अंदर प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट एक्सचेंज, यानी प्रिंसिपल क्या है हीट एक्सचेंज का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये AIPMT में आपको 2005 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए इसके 2 चीजें हैं इसमें। अगर मैं इसका आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन में सबसे पहला आपका होगा रेडिएशन, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका होगा इवेपोरेशन, तीसरा ऑप्शन आपका होगा कन्वेक्शन, और फोर्थ ऑप्शन होगा आपका कंडक्शन। तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या है, हीट एक्सचेंज क्या, इंक्यूबेटर क्या है। देखो इंक्यूबेटर आता है, उसमें आपने कहा इंक्यूबेटर में ऊपर एक लाइट का सोर्स लगा हुआ होता है और पूरा इंक्यूबेटर होता है वार्म होता है। इसमें 2 चीजें हैं, जहां से लाइट का सोर्स लगा हुआ है उस स्किन सरफेस से जो हीट का लॉस होता है वो तो किसके द्वारा होगा, जहां सोर्स है वहां से जो स्किन लॉस हो रहा है उसका, वो तो किसके द्वारा होगा, रेडिएशन के द्वारा। किसके द्वारा होगा, रेडिएशन के द्वारा। लेकिन अगर पूरे इन्फेंट का इंक्यूबेटर वार्म होता है, वो एनवायरमेंट, वो किसके कारण होता है, जो सर्कुलेटिंग एयर है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और वो पार्टिकल मूव करते हैं तो पूरा का पूरा जो इंक्यूबेटर है उसका एनवायरमेंट क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो अब दोनों कंडीशन हो गई। अगर बोथ आए, अगर आए बोथ, देखो अगर बोथ आए तो आप ऐसे कह सकते हो फर्स्ट भी सही है और आप तीसरा बोलोगे तो थर्ड भी सही है। अगर ऑप्शन 2 आते हैं तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। लेकिन अगर आपको इनमें से एक चुनना हो तो मेरी बात सुनना ध्यान से, दोनों सही हैं, दोनों में से बेस्ट चुनना है।
और बेस्ट चुनने का मतलब है, देखिए वहां से हीट का जनरेट हो रहा है, लेकिन इंक्यूबेटर का जो एरिया है वो वार्म हो रहा है, वो सर्कुलेटिंग एयर के कारण हो रहा है, और सर्कुलेटिंग एयर के कारण होने कारण उसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। तो इन दोनों में से जो बेस्ट होगा वो अपन क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। देखिए यहां पे अपन जो हीट लॉस की बात कर रहे थे, हीट लॉस में आपने देखा किन किन मेथड्स के द्वारा हीट का लॉस होता है। इसमें आपने अलग अलग मेथड्स की बात की, जैसे स्किन की बात की आपने, स्किन के अलावा आपने बावेल की बात की, बावेल के अलावा आपने लंग्स की बात की, रेस्पिरेशन की बात की, इन सब चीजों के द्वारा यूरिन आउटपुट की बात की, इन सब चीजों के द्वारा क्या इसका होता है, हीट का लॉस होता है। स्किन में भी हमने 4 प्रकार के मेथड देखे, रेडिएशन देखे, इवेपोरेशन देखे, कन्वेक्शन देखे और कंडक्शन देखे। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, सेंसिबल एंड इनसेंसिबल हीट लॉस। देखिए यहां पे सेंसिबल एंड इनसेंसिबल हीट लॉस। देखो सेंसिबल और इनसेंसिबल हीट लॉस क्या होता है, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा सा आइडिया देता हूं यहाँ पे। सेंसिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, सेंसिबल हीट लॉस। यानी वो हीट लॉस जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सेंसिबल। इनसेंसिबल का मतलब है वो हीट लॉस जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा, इनसेंसिबल हीट लॉस कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। होता क्या है देखिए, दोनों के बारे में वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने बोला सेंसिबल हीट लॉस, सबसे पहले आपने बोला सेंसिबल हीट लॉस। सेंसिबल हीट लॉस का क्या मतलब है, अपन ने कहा था इट कैन बी seen, felt and measured। आपने कहा सेंसिबल हीट लॉस वो होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, सेंसिबल हीट लॉस कहलाएगा। एग्जाम्पल पे अगर अपन ध्यान दें थोड़ा सा, एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं कि सेंसिबल हीट लॉस कौन कौन सी कंडीशन देखी जाती हैं, तो आपने कहा यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट, अरे यूरिन की बात आती है, यूरिन आउटपुट, सॉरी यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट की बात आती है, यूरिन अपन मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नॉर्मली अपन ने कहा 800 से लेकर के 1500 ml यूरिन होता है, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर अपन ने बोला एक्सेसिव डायरिया हो जाए, एक्सेसिव डायरिया हो जाए, या फिर मैं बोलूं आपको एक्सेसिव कोई वोमिटिंग हो, या वोमिटिंग को भी अपन क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। या आपने कहा एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए, एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए, तो इन कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। तो आपने कहा हीट लॉस का एक और सेंसिबल और इनसेंसिबल। तो इनसेंसिबल का मतलब है वो हीट लॉस जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जैसे यूरिन की बात आती है, यूरिन आउटपुट आप मेजर कर सकते हैं। आपने डायरिया के अंदर अपन देख सकते हैं, वोमिटिंग में अपन देख सकते हैं, स्वेटिंग में अपन देख सकते हैं, ये क्या कहलाता है, सेंसिबल हीट लॉस कहलाता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसेंसिबल हीट लॉस। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इनसेंसिबल हीट लॉस। इनसेंसिबल हीट लॉस का मैंने कहा इसको ना देखा जा सकता है, ना ही फील किया जा सकता है, और ना ही मेजर किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं इट cannot be seen, felt and measured। इसको ना मेजर किया जा सकता, ना देखा जा सकता, और ना ही फील किया जा सकता। ये कंडीशन क्या कहलाती है,
इनसेंसिबल हीट लॉस क्या कहलाती है? इनसेंसिबल हीट लॉस। इनसेंसिबल हीट लॉस के एग्जाम्पल कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन से अपन, तो आपने कहा ट्रांस एपिडर्मल डिफ्यूजन, ट्रांस एपिडर्मल डिफ्यूजन। नंबर एक बात आपने कहा ट्रांस एपिडर्मल डिफ्यूजन, यानी कि स्किन के द्वारा, ठीक है, स्किन के द्वारा वाया स्किन थ्रू द इवेपोरेशन, वाया स्किन के द्वारा, यानी स्किन के जो पोर्स है वहां डिफ्यूजन के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा क्या होता रहता है? लॉस होता रहता है। किसका? हीट का लॉस होता रहता है, वो क्या कहलाएगा? इनसेंसिबल हीट लॉस कहलाता है। फिर दूसरा आपने कहा वाया स्किन बाय इवेपोरेशन, फिर आपने कहा, देखिए यहां थोड़ा सा, पहला आपने बोला ट्रांस एपिडर्मल डिफ्यूजन, दूसरा वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय इवेपोरेशन। क्लियर है मेरी बात? तो आपने कहा क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो आपने कहा ट्रांस एपिडर्मल डिफ्यूजन यानी स्किन के द्वारा बाय एवेपोरेशन होता है, वो मेथड आपने देखा। दूसरा आपने कहा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा भी अपने इवेपोरेशन के द्वारा जो होता है, ये कंडीशन क्या कहलाती है? इनसेंसिबल हीट लॉस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इनसेंसिबल हीट लॉस कहलाती हैं। क्लियर है? तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बोलते हैं, टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस, टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस कितना है? टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस कितना होता है? अगर मैं इस क्वेश्चन के रूप में अगर इसको बोलूं कि टोटल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनसेंसिबल हीट लॉस, टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस, देखिए ऑप्शन में अगर आपके पास आता है 600 ml, ऑप्शन में अगर आपके पास आता है 800 ml, ऑप्शन में अगर आपके पास आता है 1000 ml, ऑप्शन में अगर आपके पास आता है 1200 ml। क्लियर है? एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से और अपन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, नेट इनसेंसिबल हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी के द्वारा नेट इनसेंसिबल हीट लॉस कितना है? सेकंड क्वेश्चन है। अगर इसकी बात आती है तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास 400 ml, दूसरा ऑप्शन है 600 ml, थर्ड ऑप्शन है 800 ml, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1000 ml। दो क्वेश्चंस आपने यहाँ पे देखे, और दो क्वेश्चन में आपने यहाँ पे देखा, दो क्वेश्चंस में आपने देखा, एक में लिखा गया था टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस कितना है, और एक में आपको लिखा गया था नेट इनसेंसिबल हीट लॉस कितना है। देखिए इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, देखिए यहाँ पे, अब इसको क्वेश्चन का आंसर अपन देखेंगे। नॉर्मल जो रेंज होती है इनसेंसिबल हीट लॉस की, वो लगभग होती है 600 टू 900 ml। कितना होता है? 600 टू 900 ml, और इसको लगभग एवरेज अपन कितना 700 ml के लगभग माना जाता है। ये तो आपका क्या है? टोटल की बात करते हैं, टोटल जो एवरेज, टोटल में जो एवरेज है उसकी बात करते हैं। फिर अगर अपन ने बात की, देखो यहाँ एक और चीज देखी जाती है, नेट का मतलब क्या है? नेट इनसेंसिबल हीट लॉस का मतलब, नेट इनसेंसिबल हीट लॉस का मतलब क्या है? नेट इनसेंसिबल हीट लॉस क्या होता है? क्या मानते हैं आप, क्या होता है? देखिए नेट का मतलब होता है टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस एंड टोटल इनसेंसिबल हीट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। आपने कहा टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस, टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस माइनस
टोटल insensible heat production in the body। अब मेरी बात समझ में आ गई आपको कि नेट इनसेंसिबल हीट लॉस का मतलब होता है टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस, और टोटल इनसेंसिबल हीट प्रोडक्शन बॉडी के अंदर कैसे होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, नेट इनसेंसिबल हीट लॉस कहलाएगा। तो दोनों की ही वैल्यू में क्या आता है, चेंजेज आता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। देखिए यहां पे नेट की बात बोली, अब मैं बोलता हूं यहां इनसेंसिबल हीट प्रोडक्शन। तो आपने पता है एंडोजिनसली जो डाइजेशन होता है, एंडोजिनसली डाइजेशन, एंडोजिनसली जो मेटाबॉलिज्म होता है, एंडोजिनसली जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें अंदर कुछ वाटर का प्रोडक्शन होता है, और वो लगभग कितना होता है 300 ml, 300 to 400 ml। तो आपने कहा एंडोजिनसली मेटाबॉलिज्म में भी कुछ वाटर का प्रोडक्शन होता है, और वह क्या होता है, हीट प्रोडक्शन है। तो आपने कहा एंडोजिनसली लगभग कितना होता है 300 ml। तो अब आपके आ गया, आपने लगभग बोला था, टोटल इनसेंसिबल कितना बोला था 700 माइनस कितना 300 इक्वल टू कितना हो गया 400 ml, कितना हो गया 4। इस 400 ml को अपन क्या बोलते हैं, नेट इनसेंसिबल हीट लॉस। क्या बोला जाता है, नेट इनसेंसिबल हीट लॉस। इसी को अपन बोलेंगे नेट इनसेंसिबल हीट लॉस। तो यहाँ से कई बार, एक बार ESIC में आया हुआ भी है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो कई बार यहाँ से छोटा मोटा क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है, तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं वापस क्वेश्चंस पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने दो प्रकार के क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस लिखे थे अपन ने। सबसे पहले दो क्वेश्चंस की बात अपन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस, टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। उसके लिए आपने रेंज बताई थी 600 से लेकर के 900 तक जा सकता है। जो ऑप्शन में आपने दिए 600 700, तो आपने कहा 6 से अबव ही होता है, एवरेज 700 या इससे 800 के लगभग मानते हैं। जो एवरेज अपन मानते हैं यहाँ पे 6 to 800 के 7 to 800 के लगभग मानते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के आधार पे देखिए आपको डाउट होगा 6 में और आपको डाउट होगा 800 में। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, 6 से 9 के बीच में 800 भी आता है और 6 से अबव ही होता है, एवरेज लगभग 7 to 800 होता है। इसलिए अपन टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस का इसका आंसर क्या देंगे, सेकंड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800 ml। क्लियर है। दूसरे का आंसर आपको ऑलरेडी ही मिल चुका है। क्या मिल चुका है, देखिए आपने बोला था नेट इनसेंसिबल हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। नेट इनसेंसिबल का मैंने कहा था जो टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस होता है उसमें टोटल जो इनसेंसिबल हीट का प्रोडक्शन होता है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, नेट इनसेंसिबल। और नेट इनसेंसिबल में अपन ने कहा था कितना होता है 400 ml, कितना होगा 400। तो इसके लिए अपन क्या देंगे, 1 नंबर आंसर देंगे। क्लियर है। तो ये कई बार यहां से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसेंसिबल और सेंसिबल हीट लॉस क्या होता है। तो ध्यान रखना एक और बात, इनसेंसिबल हीट लॉस के जो आपको एग्जांपल बताए हैं मैंने, इनसेंसिबल हीट लॉस के दो, ट्रांस एपिडर्मल डिफ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां कई बार ऐसा भी करके डाल देता है। तो एक ट्रांस एपिडर्मल डिफ्यूजन, वो भी किसके द्वारा, स्किन के द्वारा, किसके द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा होगा। दूसरा आपने कहा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी मैंने कहा था लंग्स के द्वारा भी हीट का क्या होता है, लॉस होता है। तो आपने कहा लंग्स के द्वारा, और लंग्स के द्वारा तो किसका, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो भी वाया किसके द्वारा होगा, इवेपोरेशन के द्वारा होगा। तो ये सारा चीजें अपन ने जो देखे हैं वो किसके बारे में था, हीट लॉस के बारे में। तो यहाँ अपन ने जो डिस्कस किया आज की क्लास में वो ये किया कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर को आपने कहा था कि ये डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस इन द बॉडी, यही बोला था। तो आपने बोला था हीट का प्रोडक्शन किन किन फॉर्म में होता है बॉडी में। तो हीट का प्रोडक्शन अपन ने ऑक्सीडेशन बताया था, SDA बताया था, एक्सरसाइज बताया था, इसके अलावा एड्रिनल और
कुछ ग्लैंड्स के अपन ने सिक्रीशंस के लिए एनवायरमेंट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि हीट का प्रोडक्शन होगा या क्या होगा। उसके बाद में आपने हीट लॉस बोला, और हीट लॉस में अपन ने कहा था बॉडी में किन किन मेथड्स के द्वारा हो सकता है, तो स्किन के द्वारा आपने कहा, उसके अलावा बोवेल के द्वारा अपन ने बताया, इसके अलावा अपन ने यूरिन यानी किडनी के द्वारा अपन ने कहा, इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में आपने बताया। अब आपने कहा था स्किन, स्किन में भी अपन ने 4 मेथड्स बताए थे, कौन कौन से बताए थे। रेडिएशन, रेडिएशन के द्वारा मैंने कहा था 60% यानी मैक्सिमम रेडिएशन के द्वारा होता है। दूसरा आपने बताया इवेपोरेशन 22% होता है। तीसरा कन्वेक्शन यानी इसमें किसकी, मीडियम की आवश्यकता होती है, और कन्वेक्शन के द्वारा लगभग कितना 12 to 15%। और लास्ट में कंडक्शन यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उसके कारण हीट का लॉस होता है, वो क्या कहलाता है, कंडक्शन। ओके, थैंक यू। तो ये आप आज का टॉपिक समाप्त है, अपन कल नेक्स्ट क्लास में दूसरा